शांति की कीमत शाश्वत सतर्कता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बार बार और अक्सर बहुत क्रूर तरीके से याद दिलाई जाती है। नमस्कार और स्वागत है। आज शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 है। पूरी दुनिया जब क्रिसमस की तैयारियों में डूबी थी, तभी ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक भयानक आतंकवादी हमला। हाँ, जिसने छुट्टियों के पूरे माहौल में एक सिहरन पैदा कर दी। आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर इस घटना की गहराई में जाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, इसके पीछे क्या पैटर्न है और सबसे जरूरी भारत के लिए इसके क्या सबक है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जी, जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये सीधे सीधे उससे जुड़ता है। जी, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमला आखिर था क्या, हुआ क्या था वहां? देखिए, हुआ ये कि हैदराबाद मूल के एक 50 वर्षीय व्यक्ति साजिद अकरम और उनका 24 साल का बेटा, हाँ, उन्होंने हनुक्का का त्योहार मना रहे एक यहूदी समूह पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। मतलब जश्न का माहौल एकदम से चीख पुकार में बदल गया। बिल्कुल। और इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई। 15 बेगुनाह लोग। और पुलिस की कार्रवाई में पिता साजिद अकरम मारा गया और उसका बेटा जो कोमा में था वो अब। हाँ, उस पर अब कई आरोप हैं, है ना? जी। हत्या, आतंकवाद, कुल मिलाकर 59 आरोप हैं। और यहीं पर ये कहानी एक साधारण हिंसक घटना से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। सही कहा आपने, क्योंकि उनके पास से सिर्फ बंदूकें नहीं मिली, उनके पास से बड़ी मात्रा में आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। जी, और आईसिस का झंडा भी मिला। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी योजनाबद्ध साजिश थी, जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईसिस भले ही जमीन पर हार गया हो, लेकिन उसकी विचारधारा वो अभी भी जिंदा है। और बहुत खतरनाक तरीके से जिंदा है। पहले आतंकवाद एक सेना की तरह था, जिसके ट्रेनिंग कैंप होते थे, एक स्ट्रक्चर होता था। और अब ये एक वायरस की तरह है, जो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से किसी के भी दिमाग में घुस सकता है। आईसिस का झंडा मिलना यही बताता है कि प्रेरणा एक वैश्विक जिहादी आंदोलन से आई थी। ये बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी? क्योंकि हमलावर आधे घंटे से भी ज्यादा, आधे घंटे तक, हाँ, वो भी बॉन्डी बीच जैसे मशहूर भीड़भाड़ वाले इलाके में। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप सारे तथ्यों को देखें तो जवाब शायद हाँ है, इसे रोका जा सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस इलाके में खतरे की घंटी पहली बार बजी थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इसी साल अप्रैल में पास के शॉपिंग सेंटर में चाकू से हमला हुआ था। हाँ, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। और उसके सिर्फ 2 दिन बाद एक बिशप पर हमला हुआ, जिसे खुद अधिकारियों ने एक आतंकवादी घटना माना था। जी, तो चेतावनियां तो थीं। क्या कोई और भी संकेत थे? बहुत थे। और अगर हम पहेली के टुकड़ों को जोड़ें तो ये चूक और भी गंभीर लगती है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी ठिकानों पर हमले लगातार बढ़ रहे थे। जैसे कि मेलबर्न में एक सिनेगॉग पर आगजनी की कोशिश हुई, सिडनी में एक कोशर डेली पर हमला हुआ। ये सब छोटे छोटे पर अहम संकेत थे। एक मिनट, लेकिन क्या कोई बड़ा संकेत भी था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो? हाँ, और वो बहुत बड़ा संकेत था। मार्च 2024 में, मतलब हमले से कुछ ही महीने पहले, पास के ही एक इलाके में विस्फोटकों से भरी एक वैन मिली थी। क्या? विस्फोटकों से भरी वैन? जी, और उस वैन में यहूदी ठिकानों की एक पूरी लिस्ट भी थी। ये तो एक सीधा सीधा ऐलान था कि यहूदी समुदाय निशाने पर है। बिल्कुल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई यहूदी कार्यकारी परिषद की रिपोर्ट साफ कहती है कि 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई। मैं तो ये सुनकर हैरान हूँ। इतने सारे रेड फ्लैग्स, इतनी चेतावनियां। विस्फोटकों से भरी वैन मिलने के बाद भी उस इलाके में हाई अलर्ट क्यों नहीं था? यही इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी चुनौती होती है, कनेक्टिंग द डॉट्स। जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना। और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां इसमें चूक गईं। वो हर घटना को एक अलग अकेली घटना मानकर चल रही थीं। जबकि वो सब एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा थी। शायद
ये वाकई चौंकाने वाला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा विकसित देश इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो खतरा कहीं ज्यादा जटिल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी घटना का भारत के लिए क्या मतलब है, क्या सबक है? भारत के लिए पहला और सबसे जरूरी सबक यही है कि आतंकवाद का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। लड़ाई अब सिर्फ सीमा पार से आने वाले आतंकियों से नहीं है। तो फिर असली खतरा क्या है? असली खतरा है इंडिविजुअल रेडिकलाइजेशन। मतलब कोई व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे इंटरनेट पर वीडियो देखकर कट्टरपंथी बन सकता है। लोन वुल्फ जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन ये अक्सर अकेले नहीं होते। ये एक ऑनलाइन विचारधारा से, एक ऑनलाइन समुदाय से जुड़े होते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ मॉल, रेलवे स्टेशन, मंदिर, त्योहारों की भीड़, ये सब सॉफ्ट टारगेट हैं। हाँ, अनगिनत सॉफ्ट टारगेट्स, जहाँ हजारों लाखों लोग होते हैं। और आतंकवादी संगठन इन्हीं जगहों को चुनते हैं। मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि समाज में डर और अविश्वास पैदा करना होता है। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा वैश्विक प्रचार। बिल्कुल, और यहीं पर एक ठोस राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की जरूरत महसूस होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर यूपीएससी के नजरिए से। एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसमें होना क्या चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, एक प्रभावी डॉक्ट्रिन सिर्फ कागज पर नहीं होता, वो एक्शन में दिखता है। इसमें कुछ चीजें बहुत साफ होनी चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी एसओपीज। मतलब अगर किसी मॉल में हमला होता है तो पहली कॉल किसे जाएगी, कौन सी टीम कितनी देर में पहुंचेगी, ये सब पहले से तय हो। हर एक चीज। दूसरा, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, जैसे एआई आधारित स्मार्ट निगरानी। स्मार्ट निगरानी से आपका मतलब सिर्फ चेहरा पहचानने वाले कैमरे तो नहीं है? नहीं, इसका मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो भीड़ में असामान्य व्यवहार को पहचान सके, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बेचैन है या कोई लावारिस बैग पड़ा है। ये सिस्टम खतरे को इंसान की नजर से पहले भांप सकता है। लेकिन आपने प्रोफाइलिंग की बात भी की थी, इसमें यह खतरा नहीं है कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जाए? ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। प्रोफाइलिंग कभी भी धर्म या समुदाय पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा व्यवहार, बिहेवियर पर आधारित होनी चाहिए। मतलब क्या कोई व्यक्ति प्रतिबंधित वेबसाइटें देख रहा है? क्या वो ऑनलाइन कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में है? इंटेलिजेंस को इन डिजिटल पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा, ना कि किसी की पहचान पर। और एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की भी जरूरत होगी, है ना? सबसे जरूरी, क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। हर बड़े शहर में ऐसी प्रशिक्षित टीमें होनी चाहिए जो मिनटों में पहुंचकर हालात को काबू कर सकें। तो लक्ष्य एक ऐसा निवारक बनाना है जो अपराधी को डराए, आम नागरिक को नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में आतंकवाद का चेहरा शायद बिल्कुल अलग होगा। ले किसी और इशारा करता है। भविष्य का आतंकवाद शायद बहुत स्थानीयकृत दिखेगा। मतलब हमलावर उसी शहर का हो सकता है, लेकिन उसके तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी स्लीपर सेल के जरिए। ये आतंकवाद 3 चीजों का घातक मिश्रण होगा। कौन सी 3 चीजें? पहला, कट्टर धार्मिक विचारधारा। दूसरा, ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल जो नफरत को हवा देता है। और तीसरा, प्रचार पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने की रणनीति। ये एक बहुत ही जटिल और डरावनी तस्वीर है। तो फिर समाधान क्या है? कोई एक अचूक उपाय है? स्रोत साफ करता है कि इसका कोई सिंगल विंडो समाधान नहीं है, कोई एक जादुई गोली नहीं है। तो असल में सबक ये है कि आतंकवाद से लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों की नहीं रही। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लड़ाई बन चुकी है, जो सोशल मीडिया पर हमारे समाज के अंदर और लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है। और इसके लिए सिर्फ सेना या पुलिस नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक साथ खड़ा होना होगा। जब हम कहते हैं कि पूरे समाज को खड़ा होना होगा, तो इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बहुआयामी रणनीति। इसमें स्मार्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो, जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस पर आधारित हो। जी। इसमें प्रभावी जन शिक्षा हो, ताकि लोग कट्टरपंथ को खुद पहचान कर उसे खारिज कर सकें। नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। पुलिस और एजेंसियों की आंख और कान बनना। हाँ। और सबसे जरूरी, जिम्मेदार राजनीतिक सहयोग, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति ना हो। और इन सबको एक व्यापक सामाजिक सहमति की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बॉन्डे बीच का हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एक घटना नहीं है। ये आतंकवाद के बदलते वैश्विक चेहरे का एक गंभीर संकेत है। और भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।
हमारे लिए मुख्य सबक यही है कि हमें अपनी सुरक्षा रणनीति को केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि देश के भीतर हमारे शहरों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और जैसा हमने चर्चा की, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत बनाना, जिसमें स्मार्ट निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया जैसे आधुनिक उपाय शामिल हों, जो आज की चुनौतियों का सामना कर सकें। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। लेख सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की बात करता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। AI संचालित निगरानी और डेटा प्रोफाइलिंग हमें सुरक्षित तो बना सकते हैं, पर इनकी एक कीमत है, हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी। तो सवाल यही है कि वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? एक सुरक्षित समाज और एक सर्विलांस स्टेट के बीच की रेखा। हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कितनी आज़ादी कुर्बान करने को तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकारों को नहीं, हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी और UPSC की तैयारी में मददगार लगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।